औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17, चैप्टर नंबर 6, फर्स्ट ईयर, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन आपके पास जो है, दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्लो। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन जो प्रूफ किया गया वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से जो है इसको डिराइव किया गया है। अगर आपके पास एक पाइप हो ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट हाइट पे हो, ठीक है, यहां पर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी V1, यहां पर आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और वेलोसिटी आपके पास V2। अगर ये आपके पास ग्राउंड है, सो दिस इज द हाइट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द पाइप एंड दिस इज द हाइट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ द पाइप। ये H1 हाइट फर्स्ट पार्ट का फ्रॉम द ग्राउंड, H2 आपके पास जो हाइट ऑफ सेकंड पार्ट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, यहां पर आपके पास मास फ्लो रेट डेल्टा M1 डिवाइड बाय डेल्टा T, यहां पर आपके पास डेल्टा V1 डिवाइड बाय डेल्टा T, ये आपके पास मास फ्लो रेट डेल्टा M2 डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट डेल्टा V2 डिवाइड बाय डेल्टा T। मास फ्लो रेट इस पार्ट में, ये वॉल्यूम फ्लो रेट, ये मास फ्लो रेट, ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट। तो देखिए, अगर आपके पास एक पाइप है डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको ये कहते हैं फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दैट द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in each and every part, this will be always constant। ठीक है, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume will be always constant। ये हमेशा आपके पास constant होगा। ये बात याद रखिए, half rho v square, this is the kinetic energy in terms of density, और ये आपके पास बन जाता है, देखिए डेंसिटी को अगर मैं लिख लो हाफ m v स्क्वायर डिवाइड बाई v, डेंसिटी को मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हाफ रो v स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी के बजाय मैं मास लिख लूंगा पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब आपके पास ये बनता है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा आपके पास कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, और ये तीनों का सम आपके पास तब कांस्टेंट होगा अगर फ्लूइड, इफ फ्लूइड इज आइडियल, ठीक है, एंड इनकंप्रेसिबल। आइडियल का मतलब होगा नॉन विस्कस, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग द फ्लो। ठीक है, और इनकंप्रेसिबल मींस द मास फ्लो रेट विल बी कंजर्व्ड, और फ्लो आपके पास जो है वो आपके पास स्टेडी होना चाहिए। If the fluid is ideal and incompressible and flow is steady, then the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume, इन तीनों का सम हमेशा आपके पास कांस्टेंट होगा। और देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है होमोजेनिटी प्रिंसिपल में कि हम हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटीज को एरिया सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को एरिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनका आपके पास नेचर सेम होगा, यूनिट भी सेम होगा और डायमेंशन भी सेम होगा। इवन प्रेशर को मैं स्ट्रेस भी लिख सकता हूं, स्ट्रेस, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का, इन तमाम का आपके पास डायमेंशन और यूनिट आपके पास जो है वो सेम होगा। ये बात याद रखें। लेकिन ये तब if the fluid is ideal and incompressible। ideal क्यों? एनर्जी लॉस जीरो होगा।
इनकंप्रेसिबल क्यों? आपके पास डेंसिटी कांस्टेंट होगा, मास फ्लो रेट आपके पास कांस्टेंट होगा, और फ्लो आपके पास स्टेडी मींस तमाम प्रॉपर्टी फ्लूइड का कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द फ्लो। ठीक है, तो ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है। प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम हमेशा आपके पास कांस्टेंट होगा। ये आपको बर्नौलीज इक्वेशन बता रहा है। अब इसमें मैं डिफरेंट केसेस को ले रहा हूं। केस 1, इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, अगर आपके पास फ्लूइड यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, ठीक है, लेट्स सपोज नहर है, नहर में पानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0। तालाब है और तालाब में आपके पास पानी जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में पानी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लूइड मोशन कर रहा है, तो बर्नौलीज इक्वेशन में ये वाला टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ये सेम होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगा P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। ये बर्नौलीज इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ रह जाएगा P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का सम हमेशा आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन आपके पास रिड्यूस हो जाएगा इनटू दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आपके पास ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं, P2 को आप यहां पर शिफ्ट करें, P1 माइनस P2, रो जी H1 को आप वहां पर शिफ्ट करें, रो जी H2 उसको आप वहां पर शिफ्ट करें, रो जी H1, ये आपके पास डेल्टा P रो जी, आप इससे कॉमन निकाल ले तो H2 माइनस H1, डेल्टा P आपके पास जो होगा रो जी डेल्टा H, जो कि आपके पास पास्कल लॉ है। ठीक है, और यहां पर आप याद रखिए इस इक्वेशन में अगर आप देखें इन दोनों का सम आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए, तो इन दोनों का सम अगर आपके पास कांस्टेंट होगा तो इस इक्वेशन में कौन से दो पैरामीटर्स वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर और हाइट वेरिएबल है। ठीक है, अगर हाइट बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कम होगा, क्योंकि सम आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हाइट कम तो ये टर्म कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, सम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। हाइट बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, द सम विल बी कांस्टेंट। अगर हाइट कम, ये टर्म कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, सम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। प्रेशर आपके पास होगा वो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास होगा। मैं यहां से अगर डायग्राम से थोड़ा सा इसको डिस्कस करूं, लेट्स सपोज ये आपके पास तालाब है और इसमें पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, तो हम हमेशा हाइट को ग्राउंड से लेते हैं। ये आपके पास H1 फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपके पास डेप्थ होगा D1, ये आपके पास H2, ठीक है, हाइट, ये आपके पास डेप्थ होगा, ठीक है, D फॉर डेप्थ D2। तो देखिए गहराई हम अपर सरफेस से लेते हैं और हाइट हम ग्राउंड से लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितना ज्यादा गहरे पानी में जाएंगे, डेप्थ अगर आपके पास इंक्रीज तो हाइट विल बी डिक्रीजेस, हाइट विल बी डिक्रीजेस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि डेप्थ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, और यहां पर प्रेशर हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों से मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर आपके पास जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट बट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। गहराई के साथ प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जितना आप गहराई में जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा और कम गहरे पानी में प्रेशर कम होगा। ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि आप बाल्टी को भर ले पानी से और अपने हाथ को पानी में आप इस तरह नीचे ले जाए, तो जितना हाथ को आप नीचे ले जाएंगे पानी में, आपको हाथ के जरिए से फील होगा कि प्रेशर बढ़ रहा है। तो गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, ये आपको यही बता रहा है। सम ऑफ प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कांस्टेंट इफ द फ्लूइड इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट,
तो प्रेशर फिर हाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और याद रखिए यहां पर जो प्रेशर आपके पास है ये स्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, ये आपके पास स्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमने वाटर को रेस्ट में लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिया है, ठीक है। तो स्टैटिक प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का सम आपके पास हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एनर्जी कंजर्व हो, और एनर्जी कब कंजर्व होगा, इफ द फ्लूइड इज आइडियल एंड इनकंप्रेसिबल, और फ्लो आपके पास है वो स्टेडी हो। मैं केस 2 को ले रहा हूं, इफ H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, मतलब ये आपके पास पाइप है डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला, ठीक है, और इसके डिफरेंट पार्ट सेम हाइट पे है, ये H1 हाइट पे, ये आपके पास H2 हाइट पे, ठीक है। तो इस बर्नौलीज इक्वेशन में पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन बन जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। और मैं लिख सकता हूं, ठीक है, कि प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका सम आपके पास कांस्टेंट होगा। अगर एक पाइप है उसके डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पार्ट सेम हाइट पे हो, तो फिर प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का सम आपके पास जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया कि आपके पास P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, मतलब यहां पर आपके पास प्रेशर P1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहां पर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम होगा। तो प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन दोनों का सम आपके पास है वो कांस्टेंट होगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, P2 को आप यहां पर शिफ्ट करें तो P1 माइनस P2, उसको आप वहां पर शिफ्ट करें, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा P हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस देयर विल बी फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अगर एरिया को आप यहां पर शिफ्ट करें तो फोर्स आपके पास बन जाएगा हाफ रो A V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आपके पास फोर्स का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। और इस फोर्स का जो कास होगा वो आपके पास प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है। इसीलिए हम इस फोर्स को कहते हैं दिस इज अ थर्स्ट फोर्स, दिस इज अ थर्स्ट फोर्स। और इस थर्स्ट फोर्स का जो कास है, इसका जो कास है वो प्रेशर डिफरेंस है, और प्रेशर डिफरेंस का जो कास है वो डेल्टा V है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इसका कास है, ठीक है। तो हाफ रो A V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दिस इज फोर्स, ठीक है। और ये आपके पास रिड्यूस बर्नौलीज इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देख सकते हैं प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर। आप इस इक्वेशन में देखिए कौन से दो पैरामीटर्स वेरिएबल है, तो प्रेशर और वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ता है तो ये टर्म बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज, ये टर्म कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन सम आपके पास हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और इस प्रेशर को बेसिकली हम कहते हैं डायनामिक प्रेशर, इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। और इस फोर्स का कास डेल्टा P या डायनामिक प्रेशर होता है, डायनामिक प्रेशर आपके पास होता है इस फोर्स का कास। तो प्रेशर आपके पास जो है दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। क्या मतलब है इसका, वेलोसिटी बढ़ेगा, ये टर्म बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, बट द सम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। जहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा, जहां पर वेलोसिटी कम होगा वहां पर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है। जहां पर फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा होगा
वहां पर प्रेशर कम होगा। अगर वेलोसिटी कम होगा वहां पर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, हमें बर्नौलीज इक्वेशन बता रहे हैं। ठीक है, और इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस फोर्स के बारे में बता रहा हूं। लेट्स सपोज आपके पास एक हार्ड शीट है, हार्ड शीट, आपके पास एक हार्ड शीट है। गाड़ी में आप इस तरह जा रहे हैं, गाड़ी का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, आप खिड़की से हाथ को निकाल लें। ठीक है, तो देखिए एयर का स्पीड यहां पर एयर का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहां पर एयर इस तरह जाएगा, इसके नीचे स्पीड एयर का कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ऊपर स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, नीचे आपके पास स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको हाथ के जरिए से फील करेंगे कि एक फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हाथ के जरिए से फील हो कि यार इस पे तो फोर्स है ऊपर की तरफ। कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने खिड़की से हाथ को निकाल लिया और एक हार्ड शीट को आपने इस तरह रख लिया। तो यहां पर एयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। यहां पर वेलोसिटी कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स होगा, जिसको हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और याद रखिए एरोफिल, इसी 6th चैप्टर में है एरोफिल। एरोफिल वो डिवाइस है जो कि थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन द विंग्स ऑफ एरोप्लेन। कौन सा फोर्स जहाज को ऊपर रखता है, थ्रस्ट फोर्स। और उस थ्रस्ट फोर्स का आकाश क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस। और इस प्रेशर डिफरेंस का आकाश वेलोसिटी डिफरेंस होता है। तो एरोफिल एक डिवाइस होता है जो कि जहाजों के विंग्स के साथ लगाया जाता है, जो कि फोर्स, थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। थ्रस्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, इसलिए एरोप्लेन को ये थ्रस्ट फोर्सेस ऊपर रखता है। आपने कुछ परिंदों को देखा होगा कि वो फ्लाइट के दौरान अपने परों को हिलाना छोड़ जाता है, परों को रेस्ट में बिल्कुल रखता है, और वो परिंदा फ्लोट करता है। वो परिंदा क्या करता है, वो फ्लोट करता है। तो कौन सा फोर्स उस परिंदे को ऊपर रख रहे हैं, ये फोर्स उस परिंदे को ऊपर रखता है। कि ठीक है, वो बेसिकली परों को ऑसिलेट भी नहीं कर रहा, फिर भी वो फ्लोट करता है, ये फोर्स इसको ऊपर रखता है। अच्छा, अब गर्मियों में पढ़ते हैं, पंखे के नीचे आप पढ़ते, पंखा आपने लगाया हुआ है, तो ये पेजेस उड़ते हैं, फिर आप इसको बिठाते हैं, ये उड़ते हैं, फिर आप इसको बिठाते हैं। तो किसी भी चीज को ऊपर उठाने के लिए तो फोर्स की जरूरत होती है। ये कौन सा फोर्स इन पेजेस को उड़ाता है, ये फोर्स बेसिकली आपको तंग कर रहे हैं। किस तरह तंग करता है, यहां पर एयर का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। एयर का स्पीड पेजेस पे ज्यादा होता है। तो स्पीड अगर ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और देखिए इस पेजेस के दरमियान एयर होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पीड कम होते, प्रेशर ज्यादा पेजेस के दरमियान। ठीक है, तो ऊपर स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम, पेजेस के दरमियान एयर गैप्स होते, एयर होते हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पीड कम होते, प्रेशर ज्यादा। तो पेज के नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, तो फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये ऊपर उड़ेगा और फिर आप इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये फोर्स बेसिकली आपको तंग करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास जो है ये लेट्स सपोज मैं वही नलकी का एग्जांपल ले रहा हूं, इससे पानी आ रहा है नीचे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है ये एरिया डिक्रीज हो जाता है। यहां पर वेलोसिटी v1, प्रेशर p1 फ्लूइड का, वेलोसिटी v2, प्रेशर p2। तो v2 v1 से ज्यादा होता है, तो p2 p1 से क्या होगा, कम होगा। तो देखिए यहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर चूंकि फ्लूइड का प्रेशर कम होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पानी को स्क्वीज कर जाता है, तो इसलिए यहां पर एरिया कम, वहां पर एरिया ज्यादा। ठीक है, अच्छा आपके पास दो सिंपल पेंडुलम्स हैं, हल्के से बॉब्स आपने उसके साथ अटैच किए, हल्के से बॉब्स आपने अटैच किए, लाइटर बॉब्स आपने अटैच किया है। आप स्ट्रॉ के जरिए से आप एयर को ब्लो करें, स्ट्रॉ के जरिए से आप एयर को ब्लो करें। यहां पर एयर का वेलोसिटी v1, प्रेशर p1, यहां पर वेलोसिटी v2, प्रेशर p2। तो देखिए यहां पर जब आप एयर को ब्लो करते स्ट्रॉ के जरिए से, v1 v2 से ज्यादा होगा, तो प्रेशर p1 p2 से कम होगा, तो p2 प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए यहां से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
तो इस तरह लगेगा कि these simple pendulums like attract each other, इस तरह लगेगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे, इस तरह लगेगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दो फेरी बोट्स है, पैरेलल मोशन कर रहे हाई स्पीड से, तो उन दो फेरी बोट्स के दरमियान जो है वेलोसिटी ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, और फेरी बोट्स के उन साइड्स पे स्पीड कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। सो ये इस तरह लग रहा है कि एक दूसरे को, इस तरह फील होगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये फोर्स बेसिकली एक उस पे लगेगा और इस तरह लगेगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाड़ी मोशन कर रहे हाई वेलोसिटी से, तो पत्ते वगैरह रोड पे जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि कार का वेलोसिटी अगर ज्यादा है, कार का वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एयर का। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो पत्ते वगैरह उड़ने लग जाते हैं। ये फोर्स बेसिकली उस पत्तों वगैरह को उड़ा देता है। ठीक है, रेल ट्रैक पे अगर आप देखिए तो आपको कहा जाता है कि रेल ट्रैक से थोड़ा सा दूर खड़े हो। क्यों? क्योंकि रेल अगर हाई स्पीड से जा रहा है तो आपका और रेल के दरमियान एयर का वेलोसिटी ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। आपके पीछे एयर का वेलोसिटी कम, प्रेशर ज्यादा, तो फोर्स पीछे से आगे की तरफ आप पे लगेगा, ग्रेटर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो आप ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं। कौन सा फोर्स आपको गिरा सकता है? ये फोर्स आपको गिरा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि रेल ट्रैक से थोड़ा सा दूर आप खड़े हो, ऐसा ना हो कि आप उसकी तरफ गिर जाए। ठीक है, अगर आप में से कोई ड्राइविंग जानता है और आप हाई स्पीड से जा रहे हैं, आप एक दूसरे गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपका पैरेलल सेम डायरेक्शन में मोशन, तो आपका और उस गाड़ी के दरमियान एयर का स्पीड ज्यादा होता है। एयर का स्पीड क्या होता है? ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है। लेकिन इस साइड पे आपके पास जो स्पीड होता है एयर का वो कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपका गाड़ी स्टीयरिंग व्हील के जरिए से आप फील करेंगे कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ये फोर्स जो है आप पे लग रहे हैं, इसलिए आप फील करते हैं कि आपकी गाड़ी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बॉलर, अक्सर एमसीक्यू भी आ सकता है कि अगर एक बॉल है और वो स्पिन मोशन कर रहा है एयर में, एक साइड रफ है और दूसरा स्मूथ है, तो वो बॉल किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ठीक है, तो बॉल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम रफ साइड टू स्मूथ साइड। क्यों? क्योंकि बॉल अगर स्पिन मोशन करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलर जब बॉलिंग करता है, खासतौर पे जो स्पिनर होता है, तो वो बॉल को साफ करता है, पूरे बॉल को वो साफ नहीं करता। बॉल के दो सरफेसेस होते हैं, एक हाफ सरफेस को बिल्कुल स्मूथली साफ किया जाता है और दूसरे को रफ छोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो स्मूथ सरफेस होता है वहां पर लेमिनर फ्लो होगा। लेमिनर फ्लो मींस हाई वेलोसिटी, प्रेशर कम, और जो रफ साइड होता है उस साइड पे टर्बुलेंट फ्लो होगा, स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा। सो द बॉल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम रफ साइड टू स्मूथ साइड, क्योंकि रफ साइड पे स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा, स्मूथ साइड पे स्पीड ज्यादा, प्रेशर कम। सो अ बॉल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स फ्रॉम रफ साइड टू स्मूथ और क्लीन साइड। ठीक है, तो ये फोर्स बेसिकली स्विंग देते हैं, बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, सो दीज आर सम डिफरेंट एग्जांपल्स, लेकिन ये याद रखें प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने पढ़ा है, और यहां पर हमने पढ़ा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया पाइप का, जहां पर पाइप का एरिया ज्यादा होगा वहां पर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पर पाइप का एरिया कम होगा वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। आप देखिए, यहां पर एरिया ज्यादा है तो फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर एरिया कम है तो फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला पाइप है, तो जहां पर पाइप का एरिया कम होगा वहां पर फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। क्यों? वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगा। और जहां पर एरिया पाइप का ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इन द बर्नौलीज इक्वेशन। अब एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन, जितने भी आपके पास स्प्रे मशीन्स होते हैं, ऑल स्प्रे मशीन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। तमाम आपके पास जो इक्वेशन, तमाम जो आपके पास स्प्रे मशीन्स है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज। वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, अगर आपके पास ये स्मॉल ओपनिंग है, ये आपके पास स्मॉल ओपनिंग,
तो स्मॉल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? नोजल। और फ्लूइड जो हाई स्पीड से निकलता है इसको हम जेट कहते हैं। फ्लूइड स्मॉल ओपनिंग से जो हाई वेलोसिटी से निकलता है उसको जेट कहा जाता है, और स्मॉल ओपनिंग को नोजल कहा जाता है। तमाम स्प्रे मशीन्स जो होते हैं दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नोजल, फाउंटेन्स वगैरह, ठीक है, दे ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज, ठीक है। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, ठीक है, जो कि टोरिशीली, कोई टोरिशीली कहता है, कोई टोरिसीली कहता है, कोई क्या कहता है, हम अंग्रेज नहीं, जो भी आपने कह दिया, टोरिसीली थ्योरम या टोरिशीली थ्योरम, जो भी आप लोगों ने पढ़ा ठीक है बस, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, एफ्लक्स आपके पास क्या होता है? अगर ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, यहां से पानी इनसाइड अ कंटेनर आता है, यहां से पानी इनसाइड अ कंटेनर आता है, इसको हम इनफ्लक्स कहते हैं। इनफ्लक्स, फ्लक्स मींस फ्लो, इनफ्लक्स मींस द फ्लो इनसाइड अ कंटेनर। यहां पर आपके पास फ्लूइड होता है, यहां से पानी निकल रहा है, इसको जहां से पानी निकल रहा है इसको हम इफ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स फ्लो को कहा जाता है इफ्लक्स, द फ्लूइड फ्लो आउट फ्रॉम द कंटेनर। इनफ्लक्स, द फ्लूइड फ्लो इनटू द कंटेनर, इसको हम इनफ्लक्स, इसको हम इफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, द स्पीड गेन ऑफ फ्लूइड falling in container, the speed gain of fluid falling in a container is known as the speed of efflux, इसको हम speed of efflux कहते हैं, ठीक है। अच्छा, speed of efflux, टोरिसीली थ्योरम, तो मैं यहां पर लिख लूंगा टोरिसीली यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसने बर्नौलीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया to derive formula of speed of efflux, speed of efflux। टोरिसीली ने बर्नौलीज प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया to derive formula for the speed of efflux, ठीक है। और speed of efflux आपके पास जो है, this is equal to under the root of 2gh, और इस जैसा कोई इक्वेशन आपने पहले पढ़ा है। हाँ, अगर ये हाइट h से कोई बॉडी फॉल कर रहे हैं, हाइट h से किसी बॉडी को मैं गिरा रहा हूं, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। एक बॉडी को मैं गिरा रहा हूं हाइट h से, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी उसका क्या होगा? अंडर रूट 2gh। मैं इसको गिरा रहा हूं, ठीक है, हाइट h से, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, what will be the velocity of this marker? तो Vg is equal to under the root of 2gh, ठीक है। तो सेम आपके पास स्पीड ऑफ फ्लक्स का भी है। तो इस तरह लग रहा है कि यहां से जो फ्लूइड गिर रहा है और यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वो बेसिकली स्पीड ऑफ फ्लक्स कहलाता है, जो कि किस चीज के बराबर है? अंडर द रूट ऑफ 2gh। यहां पर ये h किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? याद रखिए, h का मतलब आपके पास होते हैं फ्लूइड लेवल। कुछ बुक्स में h है, कुछ बुक्स में डेल्टा h है, कुछ बुक्स में L है, कुछ बुक्स में D है, ठीक है। फ्लूइड लेवल, H का मतलब आपके पास क्या होता है? फ्लूइड लेवल, ठीक है। और फ्लूइड लेवल का मतलब आपके पास क्या होता है? फ्रॉम अपर लेवल, फ्रॉम अपर फ्लूइड लेवल टू द मिड ऑफ द ओपनिंग, टू द मिड ऑफ द ओपनिंग, फ्रॉम अपर लेवल, ये देखिए अपर लेवल है, अपर लेवल से लेकर टू द मिड ऑफ द ओपनिंग, इसको बेसिकली हम H कहते हैं, या इसको बेसिकली हम फ्लूइड लेवल कहते हैं। अपर लेवल से लेकर मिड ऑफ द ओपनिंग तक इसको हम फ्लूइड लेवल कहते हैं। ये H, ये हाइट नहीं है, फ्लूइड लेवल है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ H, और speed of a flux is directly proportional to the square root of a fluid level, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ फ्लूइड लेवल के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है। आपने अब देखा होगा आपके घरों में
टैंकी होता है ना घर के ऊपर, उसमें पानी होता है, तब जब टैंकी भरा होता है आप नीचे नल का खोल ले, पानी का वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है। लेकिन जब टैंकी में पानी कम हो रहा है तो नीचे नल के से जो पानी निकल रहा है उसके वेलोसिटी देके वो भी कम होता है। तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स वाटर लेवल पे, टैंकी भरा हुआ है, नीचे नल के से पानी का स्पीड काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर टैंकी में वाटर लेवल कम हो रहा है तो नीचे नल के से पानी का स्पीड भी कम होगा। आपको ये इक्वेशन यही बता रहा है। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपके पास जो है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh, ठीक है। ये आपके पास आइडियल फ्लूइड के लिए है, ये आइडियल फ्लूइड के लिए है। अगर रियल फ्लूइड हो, अगर रियल फ्लूइड हो तो रियल फ्लूइड का स्पीड ऑफ ए फ्लक्स जो होगा वो अंडर द रूट ऑफ 2gh से कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से जरूर एनर्जी लॉस होगा, और अगर एनर्जी लॉस होगा तो फिर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स अंडर द रूट ऑफ 2gh से कम होगा। लेकिन याद रखिए लिक्विड्स में भी एनर्जी लॉस इतना कम होता है कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम रियल फ्लूइड्स के लिए भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स आपके पास अंडर 2gh। अच्छा हाँ, अब आपके पास ये जो है, ठीक है, आपके पास जो है ये वाला इक्वेशन, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh। दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। मैं इस मार्कर को गिरा रहा हूं, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसका वेलोसिटी आपके पास क्या होगा? अंडर रूट 2gh होगा। अंडर रूट 2gh आपके पास जो है वो होगा, बस ठीक था। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हमने उस हाइट में पढ़ा था। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, T इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाई g अंडर द रूट, अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था? मैं एक बॉडी को हाइट h से गिरा रहा हूं, आप ये बताएं कितने टाइम में जमीन तक ये पहुंचेगा? तो T इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय g। कितने टाइम में ये जमीन तक पहुंचेगा? T इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2h डिवाइड बाय g। अब यहां पर फ्लूइड में मैं इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा? ये मैं एम्प्टी टाइम के लिए इस्तेमाल करूंगा। एम्प्टी टाइम, एक कंटेनर कितने टाइम में एम्प्टी होगा उसके लिए अब ये फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h। मतलब ये है एक कंटेनर फुल है, ठीक है, वो T टाइम में एम्प्टी हो रहा है। अगर एक टैंकी जो है हाफ फिल्ड हो तो कितने टाइम में वो एम्प्टी होगा? इस किस्म की क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो ये एम्प्टी टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स भी फ्लूइड लेवल पे डिपेंडेंट है। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h या l या d या फ्लूइड लेवल, ठीक है। और एम्प्टी टाइम भी आपके पास जो है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h। स्पीड ऑफ ए फ्लक्स भी आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h, और एम्प्टी टाइम भी आपके पास जो है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ h। एम्प्टी टाइम, ये फॉर्मूला आप एम्प्टी टाइम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक कंटेनर फुल ऑफ वाटर था, कंटेनर फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर h, और स्पीड ऑफ ए फ्लक्स आपके पास था v, और एम्प्टी टाइम आपके पास t था। ये आपके पास एम्प्टी टाइम मींस इतने टाइम में खाली हो रहा था, वो कैपिटल T था, ठीक है। अगर मैं लिख लो फॉर्मूले आपके पास वही है। अच्छा, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh और एम्प्टी टाइम का 2h डिवाइड बाई g अंडर द रूट। अच्छा, इफ कंटेनर इज हाफ फिल, इफ कंटेनर इज हाफ फिल्ड, अगर मैं लिख लो कंटेनर हाफ फिल्ड और यहां पर मैं लिख लू h प्राइम h बाई 2, तो आप देखिए, ठीक है, आप इसको गौर से देखें। मैं यहां पर अगर h बाई 2 से पुट करो तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स आपके पास अंडर द रूट ऑफ gh आ जाए। और देखिए स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ h, तो आपके पास v डिवाइड बाई अंडर रूट 2। अगर हाइट हाफ हो तो इस पे अंडर रूट है,
तो अगर हाइट हाफ हो जाए तो स्पीड ऑफ फ्लक्स √2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और √2 टाइम डिक्रीज मींस √GH। देखिए ना, मैं अगर यहां पर पुट करूं स्पीड ऑफ ए फ्लक्स में, ठीक है, √2GH/2, हाफ है, 2 कैंसिल, √GH आपके पास में। अच्छा, एम्प्टी टाइम आपके पास क्या बन जाएगा? तो देखिए आपके पास यहां पर h को h/2 अगर आप पुट कर ले, हाफ है h/2, t इज इक्वल टू 2h/2g, हाफ है, तो आपके पास √h/g, या ये आपके पास बन जाएगा t/√2 टाइम। तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स √2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एक कंटेनर पहले t टाइम में एम्प्टी हो रहा था, जब वो फुल ऑफ वाटर था, अगर हाफ फिल्ड हो तो वो √2 टाइम कम टाइम में एम्प्टी होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ कंटेनर, if 1/4 part of container is filled, अगर 1/4 part filled हो या 1/4 part of the container is filled, तो h प्राइम आपके पास h/4 होगा। तो यहां पर अगर आप h/4 पुट करें तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स आपके पास बन जाएगा, ठीक है, 2GH/4, तो ये आपके पास GH/2 अंडर द रूट, या मैं लिख लूंगा V/2, मैं लिख लूंगा V/2, ठीक है, और ये आपके पास बन जाएगा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स V/2। सही है। और अगर एम्प्टी टाइम हो तो देखिए यहां पर आप पुट करें h/4, यहां पर पुट करें h/4, तो 2 2 4, ये आपके पास h/2g अंडर द रूट, या ये आपके पास t/टाइम। तो अगर पहले t टाइम में वो एम्प्टी हो रहा था, अब t/2 टाइम में ये एम्प्टी होगा। अब इन रिलेशन को याद रखिए, एम्प्टी टाइम और स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। ये h किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये फ्लूइड लेवल, और फ्लूइड लेवल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम अपर लेवल टू द मिड ऑफ द ओपनिंग। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास कंटेनर है और उसमें एक से ज्यादा ओपनिंग हो, एक से ज्यादा ओपनिंग है, लेट सपोज आपके पास ये बी ओपनिंग, ये ए ओपनिंग, ये आपके पास बी ओपनिंग, इससे भी पानी निकल रहा है, इससे भी पानी निकल रहा है, इससे वेलोसिटी वी ए, इससे वेलोसिटी आपके पास वी बी है। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिए, लेट सपोज ये टेबल पे पड़ा हुआ है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है, अगर ग्राउंड से आपको हाइट गिवन है, ग्राउंड से हाइट गिवन है, ठीक है, h1, ये आपके पास h2, अगर एक कंटेनर के डिफरेंट ओपनिंग हो और उन ओपनिंग का हाइट ग्राउंड से डिफरेंट हो, तो याद रखिए जो ओपनिंग ग्राउंड के नजदीक होगा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स उससे ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर अपर लेवल से हाइट गिवन हो तो अपर लेवल से हाइट जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स उससे ज्यादा होगा। देखिए वी ए वी बी से ज्यादा होगा, लेकिन ए ओपनिंग का हाइट देखिए ग्राउंड से वो कम हाइट पे है, लेकिन अपर लेवल से ज्यादा हाइट पे है। ठीक है। तो आपके पास आपके पास वी ए जो होगा वो वी बी से ग्रेटर होगा। तो आप लोगों ने एक चीज में एहतियात करना होगा कि अगर कंटेनर में डिफरेंट ओपनिंग हो, डिफरेंट ओपनिंग हो, तो ओपनिंग्स के हाइट्स को आप देख लें। अगर ग्राउंड से हाइट गिवन हो तो जिस ओपनिंग का हाइट ग्राउंड से कम होगा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स उससे ज्यादा होगा, और अपर लेवल से जिस ओपनिंग का हाइट ज्यादा होगा अपर लेवल से उससे स्पीड ऑफ ए फ्लक्स ज्यादा होगा। तो इसमें आपने एहतियात करना होगा। ठीक है। अगर मैं एक एमसीक्यू जो है इसमें बना लूं कि उसी कंटेनर में दो ओपनिंग है ए और बी, जिस तरह मैंने आपको वहां पर शो किया है। एमसीक्यू वी ए इज इक्वल टू, बल्कि मैं लिख लूंगा, लेट फ्रॉम टू ओपनिंग speed of a flux is VA and VB, where VA is equal to 2 times of VB, means A opening से जो velocity है वो 2 times of B velocity है, and cross sectional area of both openings are same,
बोथ ओपनिंग्स आर सेम, दोनों ओपनिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास सेम है और वेलोसिटी वी ए 2 टाइम्स ऑफ वी बी था। इफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ओपनिंग, a B opening is closed or blocked, B opening का half area block या closed किया गया, then A option VA will be equal to VB, B option VA will be equal to 4 times of VB, C option आपके पास जो है VA is equal to 2 times of VB, D option आपके पास जो है VA is equal to VB divided by 2। तो देखिए पहले आपके पास A का वेलोसिटी वो 2 टाइम्स ऑफ VB था और यहां से मैं लिख सकता हूं B का वेलोसिटी वो A के वेलोसिटी का हाफ था। अब अगर B के एरिया को मैंने हाफ किया, एरिया ऑफ इफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ B ओपनिंग इज ब्लॉक, अगर इस B ओपनिंग का हाफ पार्ट मैंने ब्लॉक कर लिया तो हाफ तो रह गया ना। तो अगर एरिया हाफ वेलोसिटी विल बी डबल, तो अगर आपके पास वेलोसिटी डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए, तो फिर वी बी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ वी ए डिवाइड बाय 2, दिस इज कैंसल। तो फिर वी ए और वी बी आपके पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो ओपनिंग थे ए और बी, ए से वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ वी बी था, बी को हमने हाफ क्लोज किया, ब्लॉक किया, फिर वेलोसिटी क्या आपके पास वेलोसिटीज क्या होंगे, तो फिर ए और बी के वेलोसिटीज आपके पास जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास थे। अच्छा, अब आपके पास है वेंटोरीमीटर, या कोई इसको वेंचुरीमीटर कहते हैं, कोई वेंटोरीमीटर कहता है, आपने जो भी कह दिया ठीक है, हम अंग्रेज नहीं है, बस जो भी कह दिया। अच्छा, या इसको हम कहते हैं फ्लोमीटर। इसमें कुछ पॉइंट्स है बस एमसीक्यूज के लिहाज से। एक तो दिस इज अ डिवाइस विच मेजर फ्लो रेट, ये फ्लो रेट को मेजर करता है। वर्क ऑन प्रिंसिपल, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसके आपके पास जो है डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास जो है डायग्राम है, ये आपके पास स्केच है वेंटोरीमीटर का। ठीक है, ये आपके पास वेंटोरीमीटर का स्केच है, ये इसमें बैरोमीटर है, इसमें बैरोमीटर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास जो है ये आपके पास स्केच है वेंटोरीमीटर का, या जिसको हम फ्लोमीटर भी कहते हैं। इस कम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पार्ट को हम कहते हैं थ्रोट, थ्रोट ऑफ वेंटोरीमीटर या फ्लोमीटर। ये आपके पास दो बैरोमीटर्स होते हैं, दो बैरोमीटर, मैं इसको B1 लिख लेता हूं, इसको B2। यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, वेलोसिटी आपके पास V1, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास A2 और वेलोसिटी आपके पास है वो V2 होगा। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, वेलोसिटी V1, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, उसका वेलोसिटी आपके पास है वो V2 होगा। इसको हम थ्रोट कहते हैं। बैरोमीटर, दोनों बैरोमीटर के क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होते हैं, दोनों बैरोमीटर्स के क्रॉस सेक्शनल एरियाज आपके पास सेम होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब यहां पर फ्लूइड का प्रेशर P1, यहां पर फ्लूइड का प्रेशर P2। तो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पर एरिया ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है, प्रेशर कम है। तो देखिए, अगर यहां पर एरिया ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा हाइट तक ये फ्लूइड ऊपर आएगा। मैं इसको HB1 लिख लेता हूं, बैरोमीटर B1 में हाइट ऑफ द फ्लूइड। यहां पर प्रेशर कम है तो कम हाइट तक फ्लूइड ऊपर आ जाएगा, इसको मैं HB2 लिख लूंगा, इसको HB1, इसको आप HB2। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आपके पास होता है वो HB1 माइनस HB2। वो बैरोमीटर जो कि ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पार्ट में हो उसमें हाइट ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगा, और जो थ्रोट में होते हैं उसमें हाइट कम होता है। तो हम
इसके हाइट, फ्लूइड के हाइट से इसको माइनस करते, ये डेल्टा एच कहलाता है। बाकी दोनों पार्ट का हाइट h1 और h2 ये सेम होता है, और इसके डेरिवेशन में ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो एक तो इसमें ये जरूरी बात, वर्किंग प्रिंसिपल, किस बैरोमीटर में हाइट ज्यादा होगा फ्लूइड का, किस बैरोमीटर में हाइट कम होगा। ठीक है, ये बात आपके पास जरूरी है। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज आपके पास है, इसका जो प्रिंसिपल इक्वेशन है, हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था। कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। तो देखिए, इसका एरिया A1 नोन होता है, तो A1 अगर नोन है, V1 मालूम करे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम फ्लो रेट इस पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस पार्ट में वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना चाहते हैं तो इसके एरिया A2 को वेलोसिटी V2 के साथ मल्टीप्लाई करें, इस पार्ट में आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखें। तो अब आपके पास इसमें अगर आप वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो V1 इज इक्वल टू 2G डेल्टा H A1 डिवाइड बाई A2 होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर दी रूट। ये आपके पास V1 वेलोसिटी का फार्मूला है, और ये V1 वेलोसिटी आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H, और डेल्टा H आपके पास जो होता है वो दोनों बैरोमीटर के फ्लूइड के हाइट में डिफरेंस होता है। देखिए, G कांस्टेंट, A1 और A2 आपके पास कांस्टेंट, तो V1 डेल्टा H। अगर आपने V1 मालूम किया, A1 के साथ मल्टीप्लाई करें, डेल्टा V1 डिवाइड डेल्टा T, इस पार्ट में वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर V2 आपने मालूम करना है, 2G डेल्टा H1 माइनस A2 डिवाइड बाय A1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, इससे V2 आ जाएगा, और V2 अगर आप A2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम फ्लो रेट सेकंड पार्ट में आ जाएगा। और हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम फ्लो रेट कंजर्व होता है या कांस्टेंट होता है। तो आपने एक फार्मूला बस ये इस्तेमाल करो, V1 A1 के साथ मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। ठीक है, या आप V2 जो है V2, ठीक है, आप V2 मालूम करें, A2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेकंड पार्ट में वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगा। आपके पास क्या रह गया, एरोफिल मैंने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया। एरोफिल वो डिवाइस होता है, वो डिवाइस जो कि विंग्स ऑफ एरोप्लेन पे थ्रस्ट फोर्स लगाता है। F इज इक्वल टू हाफ रो A V2 स्क्वायर, ए एरिया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एरोफिल का वर्किंग प्रिंसिपल बर्नौलीज प्रिंसिपल, थ्रस्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, जो कि एरोप्लेन को ऊपर रखता है। बीपी डिवाइस है, BP device, blood pressure device, also work on the principle of Bernoulli's. High blood pressure, low blood pressure, systolic and diastolic, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो BP device also work on the principle of a Bernoulli's. ठीक है, एयर बैग होता है, हाथ के इर्द लगाए जाते हैं, उसमें एयर पंप किए जाते हैं, तो एक्सटर्नल एयर प्रेशर के बेस पे इंटरनल ब्लड प्रेशर को मालूम किया जाता है। ठीक है, BP डिवाइस याद रखे। यूनिट टार आपके पास है, टार यूनिट ऑफ प्रेशर 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास होता है। ठीक है, अच्छा, आपका चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन दो तीन जरूरी बातें उसको आप गौर से सुने। एक आपके बुक में MCQ है, फ्लो रेट, याद रखिए, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाइप। लेकिन इसके लिए अगर आप प्रेशर डिफरेंस को कांस्टेंट रख ले, आप किस चीज को कांस्टेंट रख ले, प्रेशर डिफरेंस को कांस्टेंट रख ले। और प्रेशर डिफरेंस आपके पास क्या होता है, ये अगर पाइप है, यहां से प्रेशर P1, यहां से प्रेशर P2, यहां से प्रेशर P1, यहां से प्रेशर P2, तो डेल्टा P आपके पास P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1, ये अगर कांस्टेंट हो तो फ्लो रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ पाइप। फ्लो रेट अगर लेंथ ऑफ अ पाइप डबल तो फ्लो रेट विल बी हाफ, आपके बुक में MCQ है। फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P इफ लेंथ ऑफ अ पाइप इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप लेंथ ऑफ अ पाइप को कांस्टेंट रख ले तो फ्लो रेट आपके पास डेल्टा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपके बुक में एक और MCQ है कि लेट्स सपोज ये आपके पास पाइप है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1,
यहां पर वेलोसिटी फ्लूइड का v1, सही है, इसका रेडियस r1, यहां पर रेडियस r1, और इसमें हमने n फाइन होल्स कर लिए, यहां पर हमने n फाइन होल्स कर लिए, ठीक है। उसका एरिया आपके पास A2, रेडियस आपके पास R2, और यहां से पाइप्स जो स्मॉल ओपनिंग से पानी निकलता है उसका वेलोसिटी V2। तो जिस तरह शावर होते हैं ना, शावर पाइप से पानी आते है, शावर में सामने स्मॉल होल्स होते हैं, तो उस होल से वेलोसिटी क्या होगा, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगा A1 V1, n फाइन होल्स है तो n A2 into V2, V2 will be equal to A1 V1 divided by n V2, A1 V1 divided by n into A2, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं R1 square V1 divided by n into R2 square, इवन डायमीटर से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं अगर डायमीटर गिवन हो। तो देखिए अगर नंबर ऑफ फाइन होल्स गिवन हो, एरिया A1 और A2 गिवन हो, ठीक है, और यहां पर वेलोसिटी गिवन हो, तो फिर स्मॉल ओपनिंग से वेलोसिटी क्या होगा वो आप फिर इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो MCQs है बुक में, उसमें जरूरी पॉइंट्स है, मैंने आपको बता दिए। चैप्टर नंबर 6 भी जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 भी आपके पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन चैप्टर को आप एक नज़र ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और टेस्ट जो है इंशाल्लाह वो तो उम्मीद है कि डिले हो गया है, ठीक है, पाकिस्तान है और फिर हमारा PTI का गवर्नमेंट है, कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो डिले का है। आप स्टडी करें, तैयारी करें, ठीक है, फ्रेश, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताया करें। इंशाल्लाह आप जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपके लिए हम कोशिश करें कि अगर टेस्ट डिले हुआ तो हम हफ्ते में 1 या 2 दिन रखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। आप अकेडमी आ सकते हैं, जब लॉकडाउन खोला जाएगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन में आप आ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश की टीचर्स हल करेंगे। थैंक यू सो मच।